आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और हमारी खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हर बार आप लोगों को इंतजार रहता है कि कौन से मेहमान जुड़ने वाले हैं, कौन सा टॉपिक लेके आने वाले हैं। जी हाँ, आज का जो एक मुद्दा है ना, बहुत ही एक कहेंगे कि जनहित के लिए जरूरी है। जी हाँ, विकास की बातें करेंगे। आज हम विकास की राह पर एक ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो चल पड़े हैं और अपने आप को तन मन धन से, एक तरह से कहते हैं ना, देश को समर्पित कर दिया है, झोंक दिया है जनता के लिए उन्होंने अपने आप को। जी हाँ, आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े उनके बारे में हम बताएं, पर उसके पहले हम उनके लिए कहना चाहेंगे कि विकास की राहें, जी हाँ, देहात का हर प्राण बोले, सत्ता और संगठन की वो पहचान खोले। आइए सुनते हैं ओसिया की वो पक्की बुनियाद जिस पर पूर्व प्रधान राकेश माचरा अपना विजन खोले। जी हाँ, नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की हमारी खास चर्चा, जी हाँ, विकास की पड़ताल में। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाले हैं, मौजूद है, जिनका नाम ओसिया के देहात क्षेत्र में सेवा, समर्पण और पर्याय बन चुका है। जी हाँ, वो व्यक्ति जिन्होंने जमीनी स्तर पर विकास के संकल्प को केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि सड़कों, स्कूल्स और खेतों में भी उतारा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मजबूत स्तंभ पूर्व प्रधान राकेश माचरा जी को न सिर्फ संगठन का बल्कि जन जन का अटूट विश्वास प्राप्त है। उनकी दूरदर्शिता, कर्म था और ओसिया के विकास की नई सोच उनको आज उनकी पहचान है। तो सीधे तौर पे चलिए उनसे जानते हैं कैसे उन्होंने पूर्व जिला देहात की चुनौतियों को अवसरों में बदला और भविष्य के लिए उनके क्या विजन है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो आज के खास गेस्ट हैं, हमसे, हमारे दर्शकों को उनसे आप सीधे तौर पर हम चाहेंगे कि आज मिलवाएं और आज हम उनसे जो वार्तालाप है आज की शुरू करें। राकेश माचरा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की हमारी खास चर्चा में। आपको कहेंगे हम राम राम साहब और नमस्कार साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपका और बहुत बहुत स्वागत है। आपकी प्रोफाइल जब हमारे तक आई, जब हमें आपके बारे में जानकारी मिली, आपने बड़ी ही एक सेवा समर्पण से अपनी एक तरह से जिंदगी को आपने समर्पित कर रखा है जनता और देश के लिए। और आपके कार्यकाल की भी बात करें, मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपके पिछले कार्यकाल पूर्व प्रधान में आपने ओसिया क्षेत्र में, आपसे जानना चाहूंगी कि विकास के लिए कौन कौन सी 3 बड़ी उपलब्धियां आपकी आज तक की रही हैं और योजनाओं की बात करेंगे। परियोजनाओं को पूरा करने में आपको किन प्रमुख चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा? पिछले कार्यकाल में मैम सबसे बड़ा विजन था अपने प्रधानमंत्री जी का घर घर ये शौचालय वाला विजन। उसको हमने पूरे राजस्थान प्रदेश में एक तय समय में जो कार्य करना था वो ओसिया सबसे टॉप पर रही थी हमारे ये स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। जी जी, कभी किसानों को प्रेरित करके समिति के पूरे विलेजेज में जाके जागरूक लोगों से शुरुआत करवाई। जो उस टाइम सबसे बड़ी चुनौती थी, उनका खर्च कौन देगा, कब देगा, सरकार देगी कि नहीं देगी। लोगों का एकदम माइंड सेट नहीं था बिल्कुल ही कि भाई हम शौचालय का निर्माण कराएं और सरकार भी उसके पैसे देगी, ये था नहीं कि भाई देंगी कि नहीं देगी, पैसे लग जाएंगे, या लोगों को में जागरूकता नहीं थी। जो सक्षम और मजबूत ग्रामीण जनता उनसे हमने शुरुआत की कि भाई ये तो करो। महिलाओं को साथ में लिया, महिलाओं को अपनी आबरू याद दिलाई कि भाई देखो आप अपने हिसाब से सुरक्षित कैसे महसूस करोगे। तो उन्होंने साथ दिया और साथ जुड़ के ये मिशन हमने राजस्थान में, जो पहले क्वार्टर था थरीमंद का, क्वार्टर में हमने सबसे पहले अचीवमेंट किया था ओसिया समिति का। जी जी जी, नंबर 1। नंबर 2, किसानों के जो बिजली के जो कनेक्शन थे, जो रूरल एरिया में लोग रह रहे थे, उन घरेलू कनेक्शनों में जो अंधेरे में रह रहे थे, वो उनको भी उनके साथ साथ जो दीनदयाल योजना जो लागू की थी सरकार ने, उसको घर घर प्रचार करके लोगों को फाइलें जमा करवा के पोल्स और ये वायर वगैरह लगा के कनेक्शन दिलवाने में पूरा एग्रेसिव रहकर योगदान करवाया। जी जी, बहुत ही बेहतरीन हम कहेंगे आपका योगदान रहा है और आज इसीलिए आप जनता के आप चहेते हैं, उनके दिलों पर राज करते हैं। और जैसे कि हमने आपके बारे में राकेश जी ये भी सुना है कि भाजपा से भी आप जुड़े रहे हैं, काफी अच्छा आपने बेहतरीन काम किया, लंबे समय जुड़े रहे हैं। तो भाजपा से जुड़े होने के नाते आप राज्य और केंद्र सरकार की किन योजनाओं को ओसिया और पूर्व जिला देहात क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी ढंग से लागू कर पाए हैं और वे योजनाएं आम जनता के जीवन में भी क्या बदलाव लेकर आई हैं? नीतियों की बात सबसे बड़ी योजना तो किसानों के लिए ये एमएसपी लागू करने वाली, ये मतलब रामबाण साबित हुई केंद्र सरकार की तरफ। जो एमएसपी में जो फसलों के दाम थे किसानों के, वो पहले मंडियों में बहुत कम मिलते थे और किसान दुखी भी होते थे जी। फिर हमने ये जो योजना मोदी जी ने निकाली थी, इस योजना का लाभ किसानों को, जो एमएसपी लागत मूल्य है वो अच्छा मिलने लगा है फसल का। फिर उसमें सबसे बड़ी चुनौती आने लगी, किसान ज्यादा है और
ये जो मंडियों में खरीदने वाले जो टोकन है उसके नंबर कम रहते थे। जी। वो उन्होंने क्या है कि पूरे प्रदेश को एकदम बराबर बांटने की कोशिश की, जबकि कुछ जगह पे तो सिंचित क्षेत्र नहीं था, तो वहाँ जी जी। इतने लोग ऑनलाइन वो नहीं ले पाते थे अपने टोकन वगैरह भी। तो कुछ जगहों में जैसे 90% कर सके वो सिंचित क्षेत्र से आते हैं, तो उनकी फसलें ज्यादा होती थी। जी उनके जी नंबर सही। को टोकन जो किसानों को ऑनलाइन करने के नंबर थे कम थे, तो हमने राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को समय समय पे अवगत करा के उनका पूरा फॉलोअप लेके ये उनका नंबर बढ़े हुए, तब 80% किसानों के जो एमएसपी लागू है होने के बाद में उनका लागत अपना मूल्य है फसल का अच्छा मूल्य सरकारी खरीद पे ये केंद्रों में मिलने लगा। जी। तब लोगों में खुशियां आई कि भाई हाँ वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो ग्राउंड किया। पे लागू हुआ है, धरातल पर वो चीज देखने को भी मिली है। जैसे आपसे जानना चाहूंगी राकेश जी कि आपकी राय, अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगी आपकी राय में, जैसे ना ओसिया देहात क्षेत्र में शिक्षा की बात कर लूं, स्वास्थ्य की बात कर लूं, रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ी अब कमी क्या है? आप करीब से धरातल पर आपने काम किया, आज भी कर रहे हैं बेशक, तो भविष्य में इन क्षेत्रों में विकास के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है? ठोस योजना क्या होनी चाहिए? क्या है? युवाओं के लिए एक चीजें कमी दिखने को मिल रही है, जैसे ये जो भर्तियां आ रही है वर्तमान में सरकारी भर्तियां जो भी आ रही जी है, जी रोजगार के अवसर के अकॉर्डिंग, जी। इसमें क्या है कि जो नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स है ना, जो पदों की संख्या बहुत कम है। ठीक है। तो जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिस हिसाब से लोग एलिजिबल हो रहे हैं, जिस हिसाब से पद खाली पड़े हैं, जो रिक्त पद पड़े हैं, जिन इन्होंने ये जो जी 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 अपने हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो जो पद सृजित रिक्त किए है। हैं वो भी हाँ जी, हम समझ रहे हैं। बड़े रिक्त पद पड़े, जी। तो उनकी संख्या जो भर्ती कर रहे हैं बहुत कम कर रहे हैं, वैसे ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अब ऊपर तक ये बात पता है कि नहीं है, सरकारी मतलब जैसे भर्ती निकाल रहे हैं 300 पदों की भर्ती निकाल रहे हैं, जैसे लेक्चरर की, तो 300 पदों से क्या होना चाह रहा है इस सब्जेक्ट? तो वैसे वो लोगों को पिंजी भी रख रहे हैं और भर्ती भी नहीं हो रही है संख्या में, और लोग उसमें उलझे हुए भी हैं, करके थोड़ा भर्ती भी नहीं हो रही है। और फार्मों के जो बेरोजगार है उसके फार्मों में बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं वर्तमान में। जैसे एक आदमी फार्म भरने जाएगा उसके 500 700 रुपए फीस लगते हैं, ई मित्र से लेके सरकारी फीस जो जी बिल्कुल में वो 5-7 डिपार्टमेंट को फार्म भरता है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी। ये आपने मुद्दा जो उठाया ये बहुत ही बेहतरीन, हम कहेंगे कि आपका ये जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल सटीक आपने कहते हैं ना कि मुद्दा उठाया है कि कहते हैं ना ऊंट के में जीरे के बराबर, जो आपने एक एग्जांपल दिया ना कि ऊंट के मुंह में जीरे बराबर एक भर्ती वाली बात, ये बिल्कुल ही ये मुद्दा आज तक उठता है और आपने बहुत ही सटीक मुद्दा उठाया है। सरकार से निवेदन करेंगे कि लोटो भर्तियां की है, लोटो भर्तियां की है, वो कह रहे देखो कांग्रेस सरकार में इतनी भर्तियां हो रही, बीजेपी में कुछ हो ही नहीं रहा है, तब उनको कहते हैं कि ये भर्ती निकाली। अरे भर्ती तो निकाली, पद कितने हैं? 300-200 पद कोई भर्ती होती है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। 60,000 पद निकाले। जल संकट भी काफी एक गहराता जाता है, कई समय में हम देखते हैं कि जल संकट के भी जो केसेस हैं वो सामने आते रहते हैं, ओसिया का नाम कई बार सामने आता रहता है। तो जल संकट कृषि विकास ओसिया क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं। तो इन समस्याओं के स्थायी अब समाधान की मैं बात कर रही हूँ, आपने क्या पहल की? आपकी काम की समय की मैं बात करूं, और किसान के आय बढ़ाने हेतु, आय पैसा आमदनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपके पास कौन से ऐसे नए प्रस्ताव हैं जो जनहित में कारगर साबित होंगे? मैडम सबसे बड़ा तो ये जो WRCP जो अपना लागू करने की बात हो रही है, ये अगर इधर लागू हो जाए, जो ये पंजाब हरियाणा का या पाकिस्तान में जो ज्यादा पानी जा रहा है वो इस साइड में अगर डाइवर्ट हो जाए, तो ये रेगिस्तान के दौरों में ये मतलब समझ लो कैसे रुपये जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पानी खेती के लिए अंडर वाटर डाउन हो रहा है। जी जी जी। तो उसमें सुधार हो सकता है, तो किसान समृद्ध हो सकता है, और किसान समृद्ध होगा तो राज्य समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। बहुत ही खूबसूरत सोच हम आपकी कहेंगे। एक अच्छा आपने जो मैसेज दिया है जनता को अपने बात के जरिए। आखिरी 2 सवालों में आपसे जानना चाहूंगी, जैसे पूर्व जिला देहात में बुनियादी ढांचों की अगर मैं बात करूं, अब सड़कें, बिजली की बात करूं, कनेक्टिविटी की बात करूं, तो विकास को लेकर आपकी क्या दीर्घकालिक योजना है? आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाए? भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यकाल चल रहा है सरकार का, इसमें रोडें और बिजली स्ट्रक्चर ये तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। हमारे इधर सोलर लग रहे हैं, जो 33 kV जो GSS है उसमें जितना लोड है उसके हिसाब से 2 किलोवाट का
पर जीएसएस का जो ट्रांसमीटर लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसका लोड है, तो वो आत्मनिर्भर बन रहा है ये क्षेत्र बिजली के मामले में। और सड़कों का तो खूब जाड़ बिछा है, खूब जाड़ बिछा है। कोई कमी एक रिको का काम खूब चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। और रिको में कुछ रिको के क्षेत्र है वो काट के तो रख दिए, बट उनको लोगों को अलॉट करना, डेवलप करना, उसमें बहुत धीमा काम चल रहा है। धीमा काम चल रहा है। डेवलप होंगे तो इंडस्ट्री के लोग आएंगे नहीं, तो मूलभूत सुविधा। ठीक है, समझ रहे हैं हम आपकी बात को। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, बड़ा बेहतरीन सा एक विजुअल मेरी आंखों के सामने कब से घूम रहा है, चल रहा है, जिसमें आप एक सामाजिक सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा। आपका नाम हमेशा सुर्खियों में आता है इसी चीज को लेकर, सामाजिक सेवा को लेकर। तो आपसे जानना चाहूंगी, गौ सेवा, समाज सेवा, आखिरी संदेश में आपसे जानना चाहूंगी कि जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार के जो गायें घूम रही है क्षेत्र में, जो आवारे पशु गायें जो घरों को छोड़ दिए लोगों ने, उनके लिए जो पंचायतों को जो दिशा निर्देश तो दिए हैं, परंतु वो धरातल पे कहीं भी लागू नहीं, जीरो रिजल्ट। जैसे एसडीएम ने कलेक्टर ने कहा कि सरपंच और ग्राम से प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जो आवारा पशु घूम रहे हैं, उन पशुओं को मतलब गौशाला तक पहुंचाने का जिम्मा है उनका, परंतु ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो लिमिट नहीं हो रहा है। आपसे जितनी भी बातचीत हुई आज काफी कह सकते हैं प्रेरणादायक रही है। युवाओं को आपने कहीं ना कहीं अपनी इस छोटी सी चर्चा में जितनी भी अपनी बातचीत हुई है, काफी आपने अच्छा मैसेज दिया। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं और फिर किसी चर्चा में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तो आज हमारे साथ राकेश माचा जी आज हमारे साथ थे। तो इनसे जो बातें आज उन्होंने अपनी रखी है, उम्मीद की वो लहर ओसिया के कल की आपको बेहद फिक्र है। जी हाँ, इनकी बातों में हमने देखा है। राकेश माचा जी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने बताया कि देहात के विकासों की तस्वीर कैसे होगी आने वाले समय में। विश्वास है ये संकल्प जो है अब जमीन पर उतर कर भी हम सबको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल की आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।